क्या आप भी $1000 कमाने के 1000 तरीके जानना चाहते हैं? इस बुक स्यूमरी में हम आपको अलग अलग लोगों की कुछ ऐसी ही स्टोरीज बताने जा रहे हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में सक्सेसफुल रहे और आज एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पहले कोई जॉब नहीं था और कुछ ने यंग एज में ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। हालांकि इन लोगों को हर तरह की मुश्किल आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। द 100 वेज टू मेक $1000 सबसे पहले 1930 में छपी थी। ये एक क्लासिक बुक है जिसके प्रिंसिपल्स आज भी काफी रेलेवेंट हैं। फेमस ऑथर वॉरेन बफे अपनी एज में इसी बुक को पढ़कर इंस्पायर हुए थे। इसीलिए आज की जनरेशन के लिए इसे फिर से अवेलेबल कराया जा रहा है। ये बुक किसे पढ़नी चाहिए? 1. हर एक बिजनेसमैन। 2. वो इंसान जो वॉरेन बफेट की फेवरेट किताब पढ़ना चाहता है। 3. वो इंसान जो जानना चाहता है कि बिजनेस उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें बताया जाता है। हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस आज ही स्टार्ट करें, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो आप दे सकते हैं वो लोगों को पसंद आएगी, तो आज से ही अपने बिजनेस की शुरुआत करें। कल का वेट ना करें और ना ही ये सोचकर टाइम वेस्ट करें कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो आप अभी नहीं कर सकते वो कभी नहीं कर पाएंगे। लोगों को जो कहना है कहने दे। अगर आप उन मुश्किलों के बारे में सोच रहे हैं जो बिजनेस में फेस करनी पड़ेंगी, तो आप कोई स्टेप ले ही नहीं पाओगे। इसीलिए टेंशन छोड़कर अभी से शुरुआत करो। बस आपके अंदर डिटर्मिनेशन, एक ड्राइव होनी चाहिए जिसे लोग गट्स बोलते हैं। अगर आपके अंदर भी सक्सेसफुल होने की गट्स है तो आप कभी हार नहीं सकते, बेशक शुरुआत में कुछ मुश्किलें फेस करनी पड़े। आपका गोल है सक्सेसफुल होना, पैसा कमाना, ताकि आप एक बेटर लाइफ जिएं। और ये सब पाने के लिए आप अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। शायद आप सोच रहे होंगे कि आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसा तो है ही नहीं, लेकिन उसका भी अरेंजमेंट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके अंदर वो विल पावर होनी जरूरी है। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो और कल नहीं, आज ही करो। गुस्तावस स्विफ्ट। गुस्तावस स्विफ्ट की स्टोरी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एक यंग मैन जिसे चलने फिरने की दिक्कत थी। वो एक छोटे से विलेज में रहता था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक गट्स थी। उसके विलेज के बाकी यंग बॉयज भी पैसे कमाने के कुछ करना चाहते थे, लेकिन स्विफ्ट ने अपना टाइम सोचने में वेस्ट नहीं किया। उसने शुरुआत की। उसे मीट की ड्रेसिंग आती थी, तो उसने एक मीट का बड़ा सा पीस लिया और उसकी बढ़िया सी ड्रेसिंग कर दी। फिर वो मीलों दूर चलकर गया उस बढ़िया क्वालिटी के मीट को बेचने के लिए। उसे ये काम बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो एक एडवेंचरस टाइप का लग रहा था। फिर कुछ टाइम बाद ही वो शिकागो आ गया, जहां उसने अपना स्विफ्ट पैकिंग बिजनेस स्टार्ट किया। और आज स्विफ्ट का नाम लीडिंग प्रोसेस्ड मीट ब्रांड्स में से एक है। आपके पास भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज होंगे, लेकिन उनमें से आपको कोई एक बढ़िया वाला चूज करना है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज हो। जैसे कि मिसेस स्नीड ने अपना टोमेटो जूस का बिजनेस खोला। ये तब का बात है जब डिप्रेशन का दौर था। स्नीड फैमिली एवनस्टोन, इलिनॉइस में रहती थी। मिस्टर स्नीड की जॉब चली गई थी और अब पूरी फैमिली को सरवाइव के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उनके 2 बेटे कॉलेज स्टूडेंट्स थे। एक दिन किसी फ्रेंड ने उन्हें फ्रेश टोमेटोज का एक बॉक्स भेजा, तो मिसेस स्नीड ने सोचा क्यों ना टोमेटो जूस बनाया जाए। उन्होंने उन फ्रेश और जूसी टोमेटोज का टेस्टी जूस निकाला और अपने नेबर्स को भी कुछ बॉटल्स भिजवा दी। उनका टोमेटो जूस लोगों को बड़ा पसंद आया।
मिसेस स्नीड को लगा कि ऐसा जूस तो वो बहुत बना सकती है। उन्होंने ये आइडिया अपने हस्बैंड और दोनों बेटों को बताया और इस तरह उन्होंने टोमेटो जूस का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम रखा गया मॉर्निंग ग्लोरी टोमेटो जूस। हालांकि मॉर्निंग ग्लोरी मार्केट में मिलने वाले दूसरे ब्रांड्स से थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन फिर भी लोग इसे लेते थे क्योंकि एक तो ये टेस्टी था, दूसरा होममेड था। मॉर्निंग ग्लोरी फ्रेश और बढ़िया क्वालिटी के टोमेटो से बनता था, इसलिए इसकी क्वालिटी बेटर थी। उनका बिजनेस इतना चला कि स्नीड्स को रेल रोड के साथ में एक प्लांट रेंट पे लेना पड़ा। उनके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे। ज्यादा जूस के लिए टोमेटोज की डिमांड थी। अब वे होटल्स और रेल रोड कंपनीज को भी सप्लाई करते थे। फिर धीरे धीरे मॉर्निंग ग्लोरी ने बाकी फूड प्रोडक्ट्स भी रखने शुरू कर दिए और ये सब हुआ मिसेस स्नीड के आइडिया से, जो उन्हें अपने किचन में आया था। $1000 से क्यों बिजनेस स्टार्ट किया जाए? क्योंकि ये अमाउंट रीजनेबल है, जो आपको फोकस और मोटिवेशन देगा। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके बिजनेस में टारगेट की कमी होती है। अमाउंट सेट करने से आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा। ऑटो श्नरिंग 21 की एज में ही खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। उसने $100 में एक कैंडी मेकिंग मशीन ली। उसे कैंडी बिजनेस में सक्सेस दिख रही थी। उसने कैंडीज का फर्स्ट बैच बनाया, लेकिन उसकी कैंडीज नहीं बिकी। ओटो ने वही मिस्टेक की जो अक्सर बाकी बिजनेसमैन करते हैं। अगर आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट बनाओगे तो वो शायद ही बिके, लेकिन अगर आप लोगों की पसंद का प्रोडक्ट बनाओगे तो जरूर बिकेगा। ओटो ने अपनी चॉइस की कैंडीज बनाई थी, लेकिन उसने कस्टमर की चॉइस के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ओटो अपनी मिस्टेक जल्दी समझ गया। उस टाइम 3 टाइप की बेस्ट सेलिंग कैंडीज थीं जो लोगों को बड़ी पसंद थी, और ये चॉकलेट, पीनट और कैरेमल के टेस्ट में आती थीं। ओटो को एक कैंडी बार के लिए परफेक्ट रेसिपी बनाने में 3 साल लगे। उसने तीनों बेस्ट सेलर टेस्ट एक ही कैंडी में डाल दिए थे, और इस तरह बेबी रूथ का जन्म हुआ। इस कैंडी बार में चॉकलेट, पीनट और कैरेमल तीनों फ्लेवर थीं, और प्राइस भी बस 5 सेंट पर बार। ओटो श्नरिंग ने बेबी रूथ नाम इसलिए रखा क्योंकि ये बोलने और याद करने में इजी लग रहा था। उसने $1000 लगाए थे, लेकिन अब वो इससे कहीं ज्यादा कमा रहा था। मिसेस मैकडॉगल न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली एक विडो थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो अकेले ही 3 बच्चों को पाल रही थी। अपने घरेलू कामों के अलावा उसे एक ही काम आता था, और वो था कॉफी ब्लेंडिंग बिजनेस, जो उनके हस्बैंड चलाते थे। लेकिन मिसेस मैकडॉगल के पास ज्यादा पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। उनके साथ जो बाकी के कॉफी बिजनेस चलाने वाले थे, उन्हें लगता था कि वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। लेकिन मिसेस मैकडॉगल ने उन सबको रॉन्ग प्रूव किया। उसने न्यूयॉर्क में 75 मिल्स तक का एरिया मैप किया और पर्सनली अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग की। उसने हॉस्पिटल्स, क्लब्स और सैनिटोरियम्स में सप्लाई शुरू कर दी। सिर्फ 2 साल में ही मिसेस मैकडॉगल ने $20,000 कमाए। उनके रेपुटेशन बढ़िया थी, इसलिए ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के पास उन्होंने खुद का एक कॉफी शॉप खोल लिया। अपने मेन्यू में उन्होंने कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स भी ऐड कर दिए। आने वाले टाइम में मिसेस मैकडॉगल ने न्यूयॉर्क सिटी में 6 और कॉफी शॉप्स खोली। जब वे 65 की थीं तो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मिसेस मैकडॉगल ने इसी टाइम 3 और शॉप्स खोली। कोई और लेडी होती तो ऐसे मुश्किल टाइम में हार मान लेती, लेकिन मिसेस मैकडॉगल ने कभी हार नहीं मानी। उनके अंदर अपनी स्कसेस को लेकर बड़ा गट्स था। सेलिंग एज अ बिजनेस। एक सेल्स एजेंट होने के कई एडवांटेजेस होते हैं। कस्टमर्स की गुडविल और ट्रस्ट ही आपकी रियल कैपिटल है।
सेल्स पर्सन को रेज का वेट नहीं करना पड़ता। वो जितना चाहे उतना कमा सकता है और ना ही उसे सारा दिन ऑफिस में बैठना पड़ता है। सेलिंग करना मजेदार काम है। आप कितने सारे नए लोगों से मिलते हैं। कई सारे सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग आपको जानते हैं और आप उन्हें। आप किसी के अंडर में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं। जब तक कस्टमर्स से आपके अच्छे रिलेशन हैं, आप पैसा कमाते रहेंगे। सेल्स एजेंट एक तरह से लोगों को एजुकेट करते हैं। आप घर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर या जो कुछ भी लेते हैं, एक सेल्स एजेंट ही आपको प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब ये कि सेल्स एजेंट्स लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन लाते हैं। लूसील एंथनी एक सिंगल पेरेंट है। उसका हस्बैंड उससे अलग रहता है, इसलिए उनके 6 मंथ के बेबी को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके ऊपर है। उसने सिल्क स्टोकिंग्स बेचने का काम शुरू किया। एक मैन्युफैक्चरर ने लूसिले को हायर किया कि वो घर घर जाकर स्टोकिंग्स बेचे। उसे 6 डिफरेंट कलर्स के सैंपल दिए गए। वो पहले अपनी फ्रेंड्स के पास गई। लूसिले को स्टोकिंग्स पहनना पसंद था। उसने अपने फ्रेंड्स को भी ये स्टोकिंग्स लेने के लिए बोला। जितनी औरतों को वो जानती थी, लूसिले ने सबको अप्रोच किया, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स को भी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो जिनके भी घर जाती यही जवाब मिलता, आज नहीं, आई एम बिजी, आई हैव नो मनी, कम बैक नेक्स्ट वीक। तो लूसिले उनसे बोलती, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं मिसेस स्मिथ, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? लूसिले तब तक कोशिश करती जब तक कि लोग उसे घर के अंदर नहीं बुला लेते थे, और जैसे ही वो अंदर घुसती, सैंपल्स दिखाने शुरू कर देती। उसका एंथुजियाज्म ऐसा था कि औरतें उससे सिल्क स्टोकिंग्स लेने के लिए मजबूर हो जाती। एक बार तो उसने यूनिवर्सिटी और शिकागो में कॉमेंसमेंट एक्सरसाइज से पहले 2 सोरोटी हाउसेस को कॉल किया, जहां उसने 2 ग्रुप में डेमो दिया। उसे तुरंत ही 56 जोड़ी के ऑर्डर्स मिल गए। उसकी सेल इंक्रीज हो रही थी और सिल्क स्टॉकिंग कंपनी से उसे काफी अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था। कस्टमर चाहे लाख मना करे, लेकिन लूसिले को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बेचने का पैशन था, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानती थी। इसलिए उसे पता था कि लोगों को कैसे परsuade करना है। ऐसा नहीं था कि हर कोई उसका प्रोडक्ट लेता था। उसे कई बार रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा। फिर भी लूसिले कभी पीछे नहीं हटी। जॉर्ज कॉनराड की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। वो भी कभी हार नहीं मनाता था। वो स्लाइसिंग मशीन्स का सेल्स एजेंट था। अपना प्रोडक्ट बेचने वो ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट्स और मीट स्टोर्स में जाया करता। जॉर्ज शॉप में घुसता और शॉपकीपर को स्लाइसिंग मशीन की एक कलरफुल इमेज दिखाकर पूछता, कैसा लगा आपको? तो शॉपकीपर का जवाब होता, अच्छा है, लेकिन मैं इतनी एक्सपेंसिव स्लाइसिंग मशीन नहीं ले सकता। तो जॉर्ज अपनी कार से असली मशीन लेकर दुकान के काउंटर पे रख के बोलता, ये कम रेट वाला स्लाइसर है, लेकिन देखने में एक्सपेंसिव लगता है। आप एक स्लाइसर का कैश में कितना प्राइस दे सकते हो? तो दुकान वाला बोलता, आजकल बिजनेस स्लो चल रहा है, तो मैं $10 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। जॉर्ज थोड़ी ना नकुर करके स्लाइसर का रियल प्राइस बता देता। वेल, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो पैसे निकालो। वैसे ये स्लाइसर आपको सिर्फ $7.50 में पड़ेगा। शॉप ओनर्स हैरान रह जाते। स्लाइसर का एक्चुअल रेट को उनकी एक्सपेक्टेशन से कम निकला। इस तरह एक वीक में जॉर्ज की 40 के अराउंड स्लाइसिंग मशीन बिक जाती थी, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट का बढ़िया डेमो देता और लो प्राइस होने के बावजूद उसकी मल्टीपल बेनिफिट्स गिना देता। डेमोन्स्ट्रेशंस और सैंपल्स हर सेल्स एजेंट का एसेट होते हैं। डेविड रिची ने अपने मेंडिंग फ्लूइड डेमोज से खूब पैसा कमाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोग उसे मना कर देते थे। लेकिन डेविड बोलता, कोई बात नहीं,
मैं बस आपको फैब्रिक रिपेयर करने का एक डेमो दिखा रहा हूं। डेविड हमेशा अपने साथ कुछ सैंपल फैब्रिक लेके चलता था, जिसे वो अपने प्रोडक्ट से रिपेयर करके दिखाता। अगर आपके सिल्क स्टोकिंग से कोई धागा निकल जाए, तो बस थोड़ा सा मेंडिंग फ्लूइड लेकर टच कर दो। इससे आप बड़ी जल्दी और आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अपने डेमो के बाद वो कस्टमर को मेंडिंग फ्लूइड हाथ में पकड़ा देता। आप 2 ट्यूब्स लेंगे या 3? प्राइस है 25 सेंट्स। और इस तरह वो अर्ली मॉर्निंग से शाम तक डोर टू डोर सेलिंग करता। डेविड ने प्रूव कर दिया था कि अगर पैसा कमाने का शौक हो तो घर से निकल के हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर आप फ्रैंक डिप्रियस से पूछें कि $1000 कैसे कमाए जाते हैं, तो वो तुरंत बोलेगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स बेचकर। फ्रैंक ने अपने फर्स्ट $1000 सिर्फ 6 वीक्स में कमाए। हालांकि ये उतना भी इजी जॉब नहीं था। उसने ढेर सारे सेल्स कॉल्स किए, लेकिन फर्स्ट मंथ में उसे एक भी ऑर्डर नहीं मिल पाया। फिर उसे रियलाइज किया कि गलत लोगों को ट्राई कर रहा है। वो उन लोगों को कॉल करता था जिन्हें फायर एक्सटिंग्विशर की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो फ्रैंक ने अपनी फोन डायरेक्टरी को केयरफुली चेक किया। उसमें से उसने कुछ कंपनीज चूज की जहां उसका प्रोडक्ट काम आ सकता था। कुल मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट में 27 फर्म्स थीं। फ्रैंक अपना टाइम और एनर्जी बचाने के लिए एक रूट प्लान किया ताकि वो सबको विजिट करता चले। फिर क्या था, उसका काम बन गया और अब वो डेली के 12 फायर एक्सटिंग्विशर्स बेचता है। उसने एक स्मॉल फैक्ट्री के लिए 10 यूनिट्स रखे हैं और अब उसका टारगेट है वेयरहाउसेस, बड़ी फैक्ट्रीज और गैराज, जिससे उसका वीकली कमीशन $300 के करीब बनता है। मेकिंग थिंग्स टू सेल। जर्मनी में एक विलेज था जहां एक टाइम में एक्सीलेंट वुड कार्विंग का काम होता था। इस विलेज के लोग रिलीजियस स्टैच्यूज बनाने में एक्सपर्ट थे और उनकी बनाई हुई चीजें हाई क्वालिटी और बड़ी आर्टिस्टिक मानी जाती थी। अगर विलेज में 1 या 2 आर्टिस्ट होते तो माना जा सकता था कि उनके पास नेचुरल टैलेंट है, लेकिन वहां तो पूरा विलेज ही आर्टिस्ट से भरा था। जिसको देखो वही वुड कार्विंग में एक्सपर्ट है। तो यही प्रूव हुआ ना कि इंसान चाहे तो कोई भी स्किल लर्न कर सकता है। अगर आप में कोई टैलेंट है तो आपकी प्रैक्टिस से उसे और निखारना होगा। जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन एंड 90% पर्सपिरेशन। अक्सर फेमस राइटर्स, म्यूजिशियंस या एथलीट्स से लोग जलते हैं क्योंकि ये लोग बॉर्न टैलेंटेड होते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी घंटों की मेहनत और प्रैक्टिस से उन्होंने अपने टैलेंट को और निखारा है और इस लेवल तक पहुंचे हैं। जरा अपने फेवरेट ऑथर के बारे में सोचो। राइटिंग के लिए अपने पैशन की वजह से ही वे लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक परफेक्ट स्टाइल के लिए उन्होंने न जाने कितनी मेहनत की होगी और दिन रात प्रैक्टिस करके ही उन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी होगी। हर एक्सपर्ट आर्टिस्ट कभी एक बिगिनर रहा होगा। कोई भी राइटर फर्स्ट ट्राई में ही राइटर नहीं बन जाता। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। फेल हो भी गए तो क्या, हार मत मानो, फिर से ट्राई करो। आप तभी सक्सीड होंगे जब आप अपने ट्रैक पे रहेंगे। ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हो? हो सकता है कि यही आपका फ्यूचर बिजनेस बन जाए। शायद आपने अपनी जरूरतों की वजह से कोई करियर चूज किया हो, लेकिन आपकी हॉबी कुछ और हो। तो अगर आपकी हॉबी आपका बिजनेस बन जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? जहां आप रहते हैं वहां कम्युनिटी कैसी है? क्या उसमें काफी बच्चे हैं? क्या आपकी सोसाइटी के लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं? आप एक फिशिंग विलेज में रहते हैं या क्राउडेड सिटी में? आपको कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा जो आप अपनी कम्युनिटी में बेच सके। अगर आपके पास बेचने के लिए कुछ है तो सबको बताओ, घर से निकलो और अपना प्रोडक्ट बेचो।
बिली भी ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो एक कॉमेडियन था जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना। बिली एक थिएटर में कॉमेडियन था, लेकिन फिर उसे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि उसे टीबी की बीमारी हो गई थी। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके, तो उसके कुछ कलीग्स और फ्रेंड्स ने मिलकर उसकी हेल्प की। 2 सालों तक वो न्यू हैम्पशायर के पाइन फॉरेस्ट में रहा, जहां पे उसे ये बिजनेस आइडिया आया। बिली को पाइन ट्रीज की स्मेल बड़ी पसंद थी। उसे आइडिया आया कि क्यों ना इसका बिजनेस किया जाए। आखिर जो लोग पाइन ट्री की स्मेल पसंद करते हैं, उनमें से कई लोग पैसे या टाइम ना होने की वजह से फॉरेस्ट में जाकर फ्रेश पाइन की स्मेल नहीं ले पाते हैं। तो बिली को आइडिया आया, क्यों ना पाइन ट्री सोप बना के बेचा जाए। उसने एक सोप मेकर ढूंढा जो उसके लिए ये साबुन बना सकता था, लेकिन सेलिंग का काम बिली को खुद करना था। बिली ये सोचकर हंस पड़ा, वो पूरी लाइफ एक कॉमेडियन रहा था। उसने आज तक एक भी चीज नहीं बेची थी, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो सारी लाइफ सेलिंग ही तो करता रहा। हर रात वो अपने जोक्स और एक्ट्स ऑडियंस को बेचता आया था। उसने सोप अपनी पॉकेट्स में भर लिए और बेचने निकल पड़ा, लेकिन उसके रास्ते में कई चैलेंजेस थे। ड्रग स्टोर वाले ने उसका सोप लेने से मना कर दिया और एडवर्टाइजिंग के लिए बिली के पास पैसा नहीं था। तो बिली को एक और आइडिया आया। वो अक्सर होटल्स में अपने शो किया करता था। इस वजह से उसे कंट्री के ऑलमोस्ट सारे होटल मैनेजर्स जानते थे। एक होटल ने उसे ट्रायल ऑर्डर की परमिशन दे दी। बिली ने अपने सोप्स बढ़िया तरीके से पैक किए और उन पर एक स्टिकर लगा दिया जिसमें लिखा था, "दिस सोप विल कीप एवरीथिंग क्लीन बट योर कॉन्शियस।" नेक्स्ट डे उसे एक गेस्ट से एक नोट मिला जिसमें लिखा था, "डियर बिली, आई लाइक योर सोप, सेंड मी 6 केक्स, हियर इज योर $1। Dear Billy, I like your soap. Send me 6 cakes. Here is your $1." बिली की कमाई शुरू हो गई थी। बाकी गेस्ट से भी उसे और ऑर्डर मिले रहे थे। आपकी बीमारी या जॉब छूट जाने का मतलब ये नहीं कि अब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिली ने अपना करियर सक्सेसफुली शिफ्ट किया। उसने प्रूव कर दिया कि एक कॉमेडियन भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और एक हाउसवाइफ या विडो भी। मिसेस स्मिथ विडो थी जो ब्रुकलिन में रहती थी। उनका एक ही शौक था, बेकिंग करना। एक दिन सुबह अपने लिए ब्रेड बेक करते टाइम उन्हें खुद का फूड स्पेशलिटी बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आया। उसने कॉफी शॉप्स और टी रूम्स में जाकर अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। उसे कॉफी केक, नट ब्रेड और डोनट्स के लिए ऑर्डर मिले। एक टी रूम तो उनसे डेली पाई और रोल्स ऑर्डर करता था। एक दिन मिसेस स्मिथ ने अपने बेटे को एक टूरिस्ट कैंप में भेजा। उनका बेटा अपनी साइकिल में एक कुकीज, पाई और काफी केक से भरी एक बास्केट लेकर गया। जॉनी ने सारा सामान बड़ी इजीली बेच दिया था और उसे काफी सारे ऑर्डर्स भी मिले थे। उसने घर आकर ये बात मिसेस स्मिथ को बताई। फिर तो पूरे समर दोनों टूरिस्ट कैंप में बेकिंग प्रोडक्ट्स डिलीवर करते रहे। जब विंटर सीजन आया तो मिसेस स्मिथ को एक और अपॉर्चुनिटी मिली। उसने पार्टी सीजन के लिए चीजें बेक करनी शुरू कर दी। उसे हैलोवीन पार्टी के लिए ढेर सारे ऑर्डर्स मिले। पार्टी ऑर्गेनाइजर्स जानते थे कि मिसेस स्मिथ पूरे टाउन में सबसे बेस्ट डोनट्स बेक करती है, इसीलिए सारे ऑर्डर उन्हीं को दिए गए। मिसेस स्मिथ की सक्सेस का सीक्रेट यही था कि उनके प्रोडक्ट्स इतने टेस्टी होते थे कि लोग दोबारा लेने आते थे। पार्टीज, हॉलिडे या संडे नाइट डिनर में उनके बेक्ड आइटम्स की बड़ी डिमांड थी। मिसेस स्मिथ को बेकिंग से प्यार था और यही उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया था।
इससे बेटर और क्या हो सकता था? मिसेस नैप अपनी प्रेस्ड चिकन रेसिपी के लिए फेमस थी। उनकी फैमिली का मिशिगन में एक पोल्ट्री फार्म था। स्पेंट हेन खाने में बड़ी हार्ड होती है और ब्रीडिंग सीजन के बाद मिसेस नैप ओल्ड चिकन्स को अपने प्रेशर कुकर में 40 मिनट तक पकाती थी। इससे कुकिंग का टाइम शॉर्ट होता ही था, साथ ही चिकन भी टेस्टी बनता था। फिर वो चिकन को क्रॉस सेक्शन में काटती थी, उसमें सीजनिंग और चिकन स्टॉक डालती थी। कोई स्पेशल ऑर्डर मिलता तो मिसेस नैप उसमें ऑलिव्स, स्लाइस्ड वेजिटेबल्स और हार्ड बॉइल्ड एग्स भी डाल देती थी। वो एक ओल्ड कहावत है ना, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू शुड मेक सम लेमनेड। लेकिन मिसेस नैप के लिए ये कहावत कुछ ऐसी थी, इफ यू हैव हंड्रेड्स ऑफ स्पेंट हेन्स यू शुड मेक टेस्टी प्रेस्ड चिकन्स, रेजिंग थिंग्स टू सेल। अगर आपको किसी फार्म या फिशरी में बिजनेस करने का मौका मिले तो क्या आपके इलाके में फ्रूट या वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, या फिर आपको हर्ब या फ्लावर्स उगाने का शौक हो? वैसे आप चीजें उगाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे हॉवर्ड और बिल की स्टोरी ही ले लो। हॉवर्ड विटली एक मैप प्रिंटिंग कंपनी में जॉब करता था। उसे अच्छा पैसा मिलता था और बैंक में भी उसकी कुछ सेविंग थी। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर ने उसे उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया तो हॉवर्ड को जॉब छोड़नी पड़ी। डॉक्टर ने उसे ज्यादा से ज्यादा धूप में रहने को बोला था। हॉवर्ड ने अपनी सेविंग्स से इंडियानापोलिस में एक 15 एकड़ फार्म लेने का मन बनाया। इससे पहले जो ओनर था वो इस फार्म में वेजिटेबल्स ग्रो करता था, लेकिन हॉवर्ड को चिकन्स पालने का आइडिया आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे पोल्ट्री फार्म बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इसलिए उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बुलेटिन्स पढ़नी शुरू की। वो अपने फार्म के पास वाले पोल्ट्री फार्म भी गया। वो इस काम के बारे में और नॉलेज हासिल करना चाहता था। उस पोल्ट्री फार्म में उसने देखा कि वहां का ओनर अपने चिकन्स की ज्यादा केयर नहीं करता था, उन्हें प्रॉपर खाने को नहीं देता था और ना ही साफ सफाई का ध्यान रखता था। इसलिए उस फार्म के चिकन्स बड़े वीक और गंदे रहते थे और उस फार्म के ओनर को चिकन्स बेचने के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं थी। उसने हॉवर्ड को बोला, और जैसे कि तुम बुक और मैगजीन पढ़कर चिकन्स पालना सीख जाओगे। सच बात तो ये थी कि उस फार्मर को पोल्ट्री मैगजीन्स और गवर्नमेंट बुलेटिन्स वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था। लेकिन हॉवर्ड को ऐसा नहीं लगता था। पोल्ट्री फार्म जाकर उसे पता चल गया था कि वो अपने खुद के फार्म में क्या चीज नहीं करेगा। हॉवर्ड ने मैगजीन्स में पढ़ा था कि पोल्ट्री फार्म में हमेशा सफाई रखनी चाहिए ताकि चिकन्स बीमार ना पड़े। उसने एक सेकंड हैंड ब्रूडर और इंक्यूबेटर लिया। फिर उसने अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया, फार्म के लिए 10 डज़न एग्स खरीदकर। हॉवर्ड ने उनमें से हाफ एग्स ब्रीडिंग के लिए रखे और बाकी के हाफ मार्केट में बेचने के लिए। इस दौरान वो गवर्नमेंट बुलेटिन्स भी बराबर पढ़ता रहा। उसे फील हो रहा थे कि उसे ये काम वाकई में पसंद है। अपना प्रोडक्ट मार्केट करने के बारे में उसने काफी सोचा। उसे 3 रेस्टोरेंट्स और 2 होटल्स के ऑर्डर्स मिल गए थे। कस्टमर्स को उसके फार्म के प्लम्प और मिल्क फेड चिकन्स बड़े पसंद थे। उसे अब एक के बाद एक ऑर्डर्स मिलने लगे थे। उसकी वाइफ चिकन मीट पैकिंग में उसकी हेल्प करती थी। हर एक चिकन को बड़ी केयरफुली पैक किया जाता था ताकि फ्रेशनेस मेंटेन रहे। हॉवर्ड के प्रोडक्ट स्टोर के बाकी प्रोडक्ट से एक्सपेंसिव होते थे, फिर भी डिमांड में थे। कस्टमर्स जानते थे कि उन्हें हाई प्राइस में सुपीरियर क्वालिटी मिल रही है। हॉवर्ड को अब रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कंट्री क्लब से रेगुलर ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। हॉवर्ड की तरह बिल क्लेबर ने भी बुक्स पढ़ के बिजनेस स्टार्ट किया। बिल एक पेंट फैक्ट्री में रेगुलर जॉब करता था, लेकिन उसकी एक इंटरेस्टिंग हॉबी भी थी, ट्रॉपिकल फिश पालने की। उसने इस सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट हर बुक पढ़ रखी थी। यहाँ तक कि अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उसने कई सारी एक्सपेंसिव बुक्स भी खरीदी।
इन बुक्स से जो कुछ उसने अब तक सीखा था, उससे उसके पास ट्रॉपिकल फिश का अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था। उसे जब बिजनेस का आइडिया आया तो अपने ब्यूटीफुल फिश कलेक्शन के लिए एक मार्केट ढूंढी। उसके बिजनेस का नाम था केज एक्वेरियम, जिसमें से सबसे ज्यादा बिकती थी द बेटाज या फाइटिंग फिश, जो कलरफुल लॉन्ग फिन्स और टेल्स वाली फिश होती है। वैसे ये फिश इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इन्हें गैम्बलिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उन्हें सेपरेट टैंक में रखा जाता है क्योंकि मेल फिश एक दूसरे को मार डालती है। एक ही टैंक में रखने पर ये आपस में फाइट करती हैं, लेकिन अपने मेट्स और एग्स के लिए काफी प्रोटेक्टिव भी होती हैं। बिल के पास फाइटिंग फिश की बहुत सी बुक्स थीं। उसे कई सारे कस्टमर्स मिल रहे थे। वो सैन फ्रांसिस्को में रहता था, लेकिन टेक्सास, मिडवेस्ट और कनाडा से उसे मेल के थ्रू बेटा फिश के ऑर्डर मिल रहे थे। एक ऐसा भी टाइम आया जब उसका प्रॉफिट उसकी सैलरी से भी ज्यादा हो गया था। लोवा के जॉर्ज जेसुप ने भी अपना साइड लाइन एक बूमिंग बिजनेस में टर्न किया। उसने बी यानी मधुमक्खी पालने का बिजनेस किया। अपने इन नन्हे हनी मेकिंग फ्रेंड्स की हेल्प से जॉर्ज के सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मजे से चल रहे थे। उसने पहले सिर्फ एक बी कॉलोनी से स्टार्ट किया। उसने उनके लिए एक बड़ा सा बी हाइव बनाया ताकि उन्हें ब्रीडिंग के लिए लार्ज स्पेस मिल सके। उसने क्वीन बी की एफिशिएंसी के लिए एक लार्ज होनी काम भी लगाया। हनी बीज और इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में $20 और $5 हनी प्रोसेसिंग में खर्च हुए। बी कॉलोनी में एक साल में 100 पाउंड हनी प्रोड्यूस हुआ। जॉर्ज ने हनी को 5 पाउंड के कंटेनर्स में रखा। विंटर में हनी बीज की ब्रीडिंग हुई, जिससे जॉर्ज को कॉलोनी डिवाइड करके एक और बी हाइव लगाना पड़ा। सेकंड वाले बी हाइव से भी 100 पाउंड हनी मिला। कुछ ही टाइम में जॉर्ज के पास बी कॉलोनी हो गई थी। वो अपना हनी होलसेलर्स और रिटेलर्स को बेचता था। एक 5 पाउंड कंटेनर का उसे 45 सेंट्स मिलता था। हालांकि उसके पास अब 10 कॉलोनीज थीं, लेकिन उसे उनकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि हनी बीज को ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती। वे अपना काम करती रहती है। जॉर्ज के हिसाब से हनी बीज को आप कहीं भी रख सकते हैं जहां एक आउटसाइड विंडो हो। आप चाहें तो अपने एटिक में या बार्न, गराज या फिर सेलर में भी हाइव बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके बी हाइव में एक अच्छी क्वीन बी हो, और फिर ये बीज आपके लिए हमेशा हनी बनाती रहेंगी। इसी तरह मशरूम ग्रो करना भी काफी इजी है। लेज लेविन ने भी मशरूम उगाकर काफी पैसे कमाए। उसने कुछ मशरूम सैंपलिंग लाए और अपने सेलर में प्लांट कर दिए। उसके पास अब 100 फीट का मशरूम बेड साइज है। जब वो मशरूम के स्पॉन्स खरीद कर लाया तो ये देखने में वाइट जैसे लग रहे थे। लेज ने बड़े केयरफुली उन्हें एक 10x10 के स्पेस में प्लांट किया। 5 वीक बाद लेज ने जब सेलर चेक किया तो वहां बेबी मशरूम उगे हुए थे, और अमेजिंग बात ये थी कि उसके नास्ट डे ही मशरूम 10 टाइम्स बड़े हो गए थे। लेज ने मशरूम तोड़े और उन्हें मार्केट में 45 सेंट्स पर पाउंड के हिसाब से बेच दिया। उसने टोटल $110 कमाए। लेज ने और पैसा इन्वेस्ट किया और जल्द ही उसके पास 1000 स्क्वायर फीट का मशरूम बेड रेडी हो गया। उसे इस बिजनेस से सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था। उसे कोई रेंट नहीं देना था, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी और ना ही मार्केटिंग का खर्च था। लेज अपने ये सेलर मशरूम्स लोकल स्टोर्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स में बेचता था। स्टार्टिंग अ रोड साइड बिजनेस, हो सकता है कि आप किसी बीजी रोड के पास रहते हो, तो आप आने जाने वाली गाड़ियों और टूरिस्ट्स को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। रोड साइड पे अक्सर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, पोल्ट्री आइटम्स, हैमबर्गर्स, हॉट डॉग्स, बारबेक्यूज, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आइटम बिकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं जो रोड की लोकेशन के हिसाब से आइडियल हों,
या फिर रोड अगर किसी बीच, बेसबॉल स्टेडियम, गोल्फ कोर्स या किसी माउंटेन या फॉरेस्ट की तरफ जा रही हों तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। 77 साल की एक लेडी एला गेस्टॉन ओजार्क फिशिंग कंट्री के पास रहती थी। उसका घर हाईवे के पास था जहां से कई सारे फिशरमैन गुजरते थे। मिसेस गेस्टॉन एक विडो थी और अक्सर बीमार रहती थी और मिसेस गेस्टॉन अर्निंग का भी कोई सोर्स नहीं था। तो एक दिन उसे आइडिया आया कि क्यों ना रोड साइड पे फिश बेट बेची जाए। फिर क्या था, मिसेस गेस्टॉन एक क्रीक में गई और कुछ बेट्स कलेक्ट किए। उसने सारे वॉर्म्स अपनी बकेट, बॉक्स और कैटल में भर लिए। उसकी फ्रेंड ने उसकी हेल्प की और दोनों ने मिलाकर एक रोड साइड स्टैंड खड़ा किया। उसने वहां पे एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगाया जिस पे लिखा था फिश बेट्स फॉर सेल। और इस तरह मिसेस गेस्टॉन का आइडिया काम कर गया। वहां से जाने वाली गाड़ियां उनके स्टैंड पे रुकती और फिशरमैन उनसे वॉर्म्स खरीदते। धीरे धीरे इतना प्रॉफिट होने लगा कि मिसेस गेस्टोन को कुछ हेल्पर बॉयज भी रखने पड़े। मिसेस गेस्टोन 10 सेंट्स पर डजन के हिसाब से वॉर्म्स बेचती थीं। कई बार तो उनके 1000 डजन्स वॉर्म्स एक ही दिन में बिक जाते थे। मिसेस गेस्टोन ने रियलाइज किया कि अब तक उन्होंने 1 मिलियन के करीब वॉर्म्स तो बेच ही दिए होंगे। उन्होंने अपना सारा उधार चुका दिया और खुद को अपने दम पे सपोर्ट कर रही थी और उन्हें यह बिजनेस बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, जिससे उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही थी। अक्सर ड्राइवर्स को रोड पे जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है वो है स्पेयर टायर्स। शिकागो से मिशिगन जाते हुए जेम्स मूवरी की गाड़ी के फ्रंट टायर बर्स्ट हो गए थे। उसने फ्लैट टायर्स रिप्लेस करके पुराने वाले वही झाड़ी में फेंक दिए। मिशिगन में जेम्स सेकेंड हैंड टायर्स ढूंढ रहा था जो उसे $5 में मिले, लेकिन उनकी क्वालिटी उन टायर से भी गई गुजरी थी जिन्हें वो फेंक आया था। यही से जेम्स को एक बिजनेस आइडिया आया। उसने सेकेंड हैंड और लो प्राइस टायर वाला एक सर्विस स्टेशन खोलने का फैसला किया। उसने रोड साइड में गैसोलीन स्टेशन के पास एक जगह रेंट पे ले ली और 50 बढ़िया कंडीशन वाले रीबिल्ट टायर खरीद लिए। फिर उसने एक रोड साइन सेटअप कर दिया। टायर्स $2.25 और ऊपर 300 फीट दूर। टायर्स $2.25 एंड अप 300 फीट अवे। स्टैंड के सामने उसने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया, होम ऑफ जिमीज गारंटीड टायर्स $2.25 और ऊपर। होम ऑफ जिमीज गारंटीड टायर्स $2.25 एंड अप। सिर्फ 2 दिन में ही उसके सारे टायर्स बिक गए और प्रॉफिट हुआ टोटल $52 का। स्टोर कीपिंग एज अ बिजनेस, बेशक आपकी सिटी में कई टाइप के स्टोर्स होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि उनमें से कुछ बंद या फिर रिप्लेस हो गए होंगे? आपकी स्ट्रीट में कौन सा स्टोर सबसे ज्यादा चलता है? किसमें सबसे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं? और क्या सबसे ज्यादा बिकता है? लोग सोचते हैं कि स्टोर क्लोज हो गया तो जरूर इसके पीछे बैड लोकेशन है, या फिर सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, या मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा। लेकिन डीप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि स्टोर इसलिए नहीं चलते क्योंकि उनकी सर्विस या प्रोडक्ट कम्युनिटी के हिसाब से नहीं होते। हो सकता है कि आपके शहर में कई सारे फूड स्टोर हों या ड्रग स्टोर हों या फिर हार्डवेयर्स और फर्नीचर शॉप्स हों, या उनमें से कोई किसी बड़ी स्टोर चेन का पार्ट हो। तो ऐसे में आप अपना खुद का स्टोर कैसे खोलेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां कुछ सर्विस या प्रोडक्ट मिलते हैं नहीं हो, जिनके लिए लोगों को दूसरे टाउन में जाना पड़ता हो। बस यही से आपको स्टार्ट करना है। शू स्टोर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर आप ड्रग स्टोर खोलने का सोच रहे हैं तो आपके पास फार्मिस्ट की डिग्री होनी ज़रूरी है। तो ऐसे में आप क्या करें? अपन स्पेशलिटी स्टोर खोलने का आइडिया कैसा रहेगा? सिंपली बोले तो ये स्टोर कोई एक स्पेशल आइटम रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं,
जैसे कि कुछ स्टोर्स सिर्फ कुकीज और बिस्किट्स रखते हैं, या स्कूल सप्लाईज, या विमेन एक्सेसरीज, या फिर लॉन्ड्री सर्विस, या कुछ इसी टाइप का। अगर आपका भी स्टोर खोलने का मूड है तो अपनी हॉबीज के बारे में भी सोच सकते हैं। जो आपको करना पसंद है उसी से रिलेटेड कोई स्टोर खोल सकते हैं, और ऐसी लोकेशन चूज करो जो आपकी टारगेट मार्केट के आसपास हो। बेस्ट सेलिंग शॉप्स ज्यादातर रोड साइड पर होती हैं, जैसे कि सी किनोवस्की एंड रैल्फ वॉटकिंस का एक पेट शॉप है जो उन्होंने रोड साइड खोल रखा है। अक्सर वहां से गुजरने वाले बच्चे डिस्प्ले देखकर शॉप में घुस जाते हैं। इन दोनों के पास इस बिजनेस में लगाने को ज्यादा पैसा नहीं था, बस उन्होंने कस्टमर सर्विस अच्छी रखी और स्टोर को ठीक ढंग से मेंटेन किया। सी किनोवस्की ने साउथ शिकागो में एक पेट शॉप खोला था, लेकिन उसका रेंट काफी ज्यादा था, तो उसने रोड साइड विंडो वाली इस जगह का बेटर यूज किया और उनका बिजनेस चल पड़ा। उन्होंने वुडन फ्रेम और मैश स्क्रीन्स वाला एक पिंजरा बनवाया जो उन्हें $36 में पड़ा। उसने इस पिंजरे में छोटी कलरफुल बर्ड्स रख दी और इसके बॉटम में लिनोलेयम और बर्ड ग्रेवल रखा। बर्ड्स के लिए उन्होंने कुछ नेस्ट और ब्रांचेस का सेटअप कर दिया। इस पिंजरे में रखी कैनेरी और लव बर्ड्स लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। लोग इन्हें देखने शॉप के बाहर रुक जाते हैं, कुछ लोग अंदर भी आ जाते हैं और एक दो सवाल पूछने के बाद बर्ड्स खरीद के ले जाते हैं। किनोवस्की ने जब क्यूट पपीज भी रखने शुरू किए तो उनका बिजनेस और भी चलने लगा। वो 3 वीक या 2 मंथ की एज वाले पपीज चूज करते और उन्हें डिस्प्ले में रख देते। विंडो के बाहर बच्चे घंटों तक उन्हें देखने के लिए खड़े रहते। जिसके पास $1 होता वो शॉप में जाकर पपी खरीद लेता था। नोव्स्की के ये पपीज कोई पेडिग्री डॉग्स नहीं थे, फिर भी बिक जाते थे। पपीज की सेल से जो भी प्रॉफिट होता था उससे नोव्स्की का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी एक्सपेंसेस कवर हो जाते थे। पेट स्टोर में सबसे जरूरी चीज है सैनिटेशन। इसीलिए नोव्स्की डेली अपने स्टोर की साफ सफाई करता था ताकि कस्टमर्स को बैड स्मेल ना आए। इससे एनिमल्स भी बीमार नहीं पड़ते थे। इसके अलावा उसने शॉप में डॉग फूड, बर्ड केज और बर्ड ग्रेवल और बाकी पेट एक्सेसरीज भी रखनी शुरू कर दी थी। इस दौरान रैल्फ वॉटकिंस साउथ शिकागो में एक एक्वेरियम भी चला रहा था। वो इस बिजनेस से हर साल हजारों डॉलर्स कमाता था। जब वॉटकिंस ने स्टार्ट किया तो उसके पास सिर्फ 8 टाइप की फिश और 10 छोटे फिश टैंक्स थे, लेकिन 3 साल के अंदर ही उसके पास 130 फिश टैंक्स में 120 टाइप की डिफरेंट फिश थी। वॉटकिंस ने सिर्फ $200 के साथ बिजनेस शुरू किया था। एक छोटा अमाउंट उसे रेंट का भी देना होता था। उसने $100 में फिश खरीदी। बाकी पैसे से उसने वाटर टैंक्स, वाटर प्लांट्स और कुछ एक्सेसरीज लिया। वॉटकिंस ने जिस दिन स्टोर खोला उसकी पॉकेट में एक सिंगल सेंट भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह जब उस रास्ते से बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने गोल्ड फिश के बारे पूछताछ की और चले गए। फिर दोपहर में छुट्टी के बाद वो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी लेकर आए। वॉटकिंस ने उन सब का वेलकम किया। एक छोटी बच्ची को गोल्ड फिश लेनी थी तो उसने पूछा, मैं इसका क्या नाम रखूं? वॉटकिंस ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? सोनिया, लड़की बोली। तो गोल्ड फिश का नाम भी सोनिया होना चाहिए, वॉटकिंस बोला। बाकी बच्चों ने भी अपनी चॉइस की फिश खरीदी और उनके नाम रखे। इस तरह वॉटकिंस की शॉप बच्चों में हिट हो गई। बच्चे बार बार उसकी शॉप में फिश लेने आते थे और अपने नाम पर फिश कर नाम रखते। उन्हें यह बड़ा मजेदार लगता था। फिर उनकी बातें कुछ ऐसी होती, एलिस के पेट में दर्द है, या आज हेनरी मर गया, जिसे सुनकर उनके पेरेंट्स खूब हंसते। वॉटकिंस बच्चों और पेरेंट्स को फिश की टेक केयर के बारे में भी नॉलेज देता था। कुल मिलाकर उसकी शॉप काफी पॉपुलर थी।
कस्टमर्स उससे रेयर और एक्सपेंसिव ट्रॉपिकल फिश खरीदने आते तो वो उन्हें उनके लिविंग रूम में एक्वेरियम सेट करने में भी हेल्प कर देता था। इसके साथ ही उसने खुद के वाटर प्लांट्स ग्रो करने शुरू कर दिए, जिससे उसका बिजनेस और भी एक्सपैंड हो गया था। ट्रॉपिकल फिश ट्रॉपिकल प्लांट्स में रहती है और ये सारे प्लांट्स फ्लोरिडा में मिलते हैं। वॉटकिंस के पास कई तरह की फिश थीं, जैसे गपीज, टेट्राज, गुरामी सिकिल्स, एंगल फिश वगैरह। फिश चीप पेट होती है जो इजीली मेंटेन हो जाती है, और सबसे बड़ी बात कि इन्हें बेचकर अच्छा खास प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना बिजनेस टिक नहीं पाएगा। लोग तभी आपकी शॉप में आएंगे जब आप उन्हें बेस्ट ऑफ टाउन प्रोडक्ट या सर्विस देंगे। टेड लेंसमैन और उसके हैमबर्गर बिजनेस की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। टेड कैलिफोर्निया में रहता था। वो अपने एक फ्रेंड को अपना ओल्ड ट्रक देने जा रहा था, क्योंकि वो इसे अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लॉस एंजलिस से पासाडीना जाते हुए उसने एक हैमबर्गर स्टैंड देखा जिसका ओनर उसे बेचने जा रहा था, क्योंकि उसे शायद कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। वो शैक क्लोज ही करने जा रहा था कि टेड आ गया। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। दोनों ने ओल्ड ट्रक और शैक को आपस में एक्सचेंज कर लिया। टेड को एक नया बिजनेस मिल गया, लेकिन उसके पास बस 11 सेंट्स थे। शैक में 2 डजन्स बन और सॉफ्ट ड्रिंक के 3 केस रखे हुए थे। टेड जानता था कि 11 सेंट से कुछ नहीं होने वाला, तो उसने अपने एक फ्रेंड से $50 उधार लिए। वो हैमबर्गर के बारे में सोच रहा था। उसके टाउन में ज्यादातर स्टैंड एक हैमबर्गर 10 सेंट्स में बेचते थे। कोई कोई तो इससे भी कम में बेचता था। लेकिन टेड अपने फूड में क्वालिटी भी चाहता था। उसने अपने हैमबर्गर्स के लिए बेस्ट बन और बेस्ट बीफ चूज किया और एक हैमबर्गर का रेट रखा 15 सेंट्स। 6 महीने तक तो उसकी 1 पैसे की कमाई नहीं हुई। फिर एक कस्टमर ने जब बर्गर में चीज की 1 स्लाइस मांगी तो टेड ने चीज बर्गर बनाकर बेचने शुरू कर दिए और उसके बर्गर धड़ाधड़ बिकने लगे। अब लोग उसे बेस्ट चीज बर्गर के लिए जानते थे। जल्दी ही उसने लॉस एंजलिस में 2 और शैक खोल लिए। फिर उसने एक स्टीक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अपने बेस्ट चीज बर्गर के साथ वो कस्टमर्स को हाई क्वालिटी की स्टीक देता था। 10 सालों के अंदर ही टेड का बिजनेस 5 गुना बढ़ गया था। प्रमोटिंग अ स्मॉल बिजनेस। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए कस्टमर के साथ गुड विल होनी बहुत जरूरी है। हालांकि बीच बीच में प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट्स करने से भी प्रॉफिट इंक्रीज होता है। लोग शोमैनशिप पसंद करते हैं। अगर आप राइट प्रमोट कर रहे हैं और एड्स भी दे रहे हैं तो लोग आपका प्रोडक्ट जरूर लेंगे। जॉन हार्डिंग ने शिकागो में एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन ये उतना चला नहीं क्योंकि शहर में ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स की भरमार थी। लोगों ने उसे बोला कि रेस्टोरेंट का बिजनेस एक फूलिश आइडिया है। सबको लगा कि हार्डिंग बस कुछ ही दिनों तक रेस्टोरेंट चला पाएगा, बाद में तो उसे क्लोज करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन जो इतना ज्यादा था। लेकिन उसने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया। उसके एक यूनिक आइडिया लगाया जो जनरल पब्लिक को बड़ा पसंद आया था। उसका बिजनेस इतना चला कि बाद में उसने 6 और रेस्टोरेंट्स खोले। बेशक हार्डिंग गुड फूड सर्व करने पर ध्यान देता था, लेकिन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग ने उसका बिजनेस चलाने में काफी हेल्प की। उसने लोकल न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट दिया जो पढ़ने में बड़ा फनी था और इसमें कुछ कॉमिकल कार्टून इमेजेस भी थीं। उसने अपने विंडो डिस्प्ले में भी यही एड लगाया। इस एड में कॉर्नेड बीफ के साथ कैबेज की पिक थी और इसके बाद से ही टेड कॉर्न बीफ किंग के नाम से फेमस हो गया। उसने अपनी माउथ वाटरिंग डिशेस की ऐसी और भी पिक्स प्रिंट करवाईं। उसका एक विनिंग एड था हैम हैप्पीनेस, जिसमें एक पिग शैंपेन के ग्लास में बैठा हंस रहा था। उसके नीचे लिखा था हैम हैप्पीनेस एट हार्डिंग्स।
They don't simply slice off a piece of ham and place it between two slices of bread. Oh no! The carver dips the slices of perfectly baked, sugar-cured ham into champagne sauce before making up the sandwich. The price is still 15 cents. ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि हार्डिंग के रेस्टोरेंट्स में हमेशा ही लोगों की भीड़ लगी रहती। ये सब उसके मॉर्निंग पेपर वाले एड्स का कमाल था, जो उसे पर डे का $75 पड़ता था। लेकिन हार्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट्स का डिलिशियस मील कस्टमर्स की भीड़ जुटाने के लिए काफी था। हार्डिंग की तरह ही हॉवर्ड स्टेवेंस ऑफ डिट्रॉइट, मिशिगन ने भी बिजनेस एड में काफी पैसा इन्वेस्ट किया। उसने मोटेल चलाने के लिए हाईवे में एक घर रेंट पे दे रखा था। हालांकि ये एक काफी बीजी हाईवे था, फिर भी उसका मोटेल खाली पड़ा रहता। हॉवर्ड को लगा कि अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो एक आध चेयर्स, टेबल्स और बियर से कुछ नहीं होने वाला। उसे कुछ और सोचना होगा। सबसे पहले तो हॉवर्ड ने उस जगह को रिफर्निश करवाया। उसने एक डांस फ्लोर भी बनवाया, कुछ चीप लेकिन मॉडर्न लुकिंग वाला फर्नीचर रखा, एक सेमी सर्कुलर बार भी सेट किया जिसके पीछे लॉन्ग पैरेलल मिरर्स लटक रहे थे। हॉवर्ड ने कुछ फ्रायर्स, रोस्टर्स और ग्रिल्स भी खरीदे, जिनमें 9 चिकन्स और 4 पोर्क लोइंस एक साथ आ सकते थे। इस सब के बाद उसने हाईवे के साइड में कुछ कलरफुल साइन बोर्ड्स लगवा दिए। उसने 17 प्रिंटेड साइंस रोड के किनारे इक्वल दूरी पर लगवा दिए। हर साइन बोर्ड पर हॉवर्ड के डिफरेंट टाइप के टेस्टी ग्रिल्ड मीट सैंडविच की पिक्स बनी थीं। 15 सेंट्स प्राइस भी मेंशन था और साथ ही इन साइंस में डिस्टेंस भी दिया था कि हॉवर्ड का इन वहां से कितनी दूर है। ओपनिंग नाइट वाले दिन हॉवर्ड हैरान था। उसके यहाँ कस्टमर 6 से लेकर 9 तक आते ही जा रहे थे। उस रात 119 के करीब गाड़ियां उसके इन के बाहर पार्क थीं। हॉवर्ड और उसकी वाइफ सर्व कर रहे थे, लेकिन 9:30 होते होते वे लोग आउट ऑफ स्टॉक हो गए। नेक्स्ट डे दोनों हस्बैंड वाइफ सप्लाईज फिल करने में लगे रहे। उन्होंने चिकन रोस्ट किए, बीफ और पोर्क का मीट काटा और रात तक सब रेडी कर लिया। शाम होते ही कस्टमर्स आने शुरू हो गए। कई लोग तो डांस फ्लोर में एंजॉय करने के लिए रुक गए थे। हॉवर्ड ने ट्रैवलर्स की रेस्ट करने और खाने पीने की नीड को समझा। उसने अपने इन में चीप फूड रखा, जो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थे। मतलब कि हर कोई वहां खाना अफोर्ड कर सकता था, और वैसे भी कोई अच्छे खाने पर 40 सेंट्स खर्च करना उतना माइंड नहीं करता। डांस फ्लोर और साइन बोर्ड्स लगाने से उसका प्रॉफिट और भी बढ़ गया। उसके इन में टेस्टी खाने के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड होता था। सेलिंग थिंग्स बाय मेल। अगर आप मेल ऑर्डर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स याद रखो: टारगेट क्लाइंट्स, मेलिंग लिस्ट और सेल्स लेटर। यही सेम प्रिंसिपल ऑनलाइन सेलिंग में भी अप्लाई होती है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पहले डायरेक्ट मेल यूज करते थे, लेकिन आज आपके पास ईमेल की फैसिलिटी है। तो आपके पास एक बिजनेस आइडिया है। इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट बड़ा स्पेसिफिक होगा, जिसके लिए आप टारगेट क्लाइंट ढूंढेंगे। कुछ लोग हमेशा आपसे ही खरीदना चाहेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट रख सकते हैं, जैसे कोई हैंडबैग या पर्सनलाइज्ड वॉलेट, लेकिन उससे पहले आपको टारगेट क्लाइंट तक पहुंचने के बारे में सोचना होगा। फिर आप अपनी मेलिंग लिस्ट रेडी करेंगे, जिसमें आपके क्लाइंट्स के नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल्स होगा। ये इंफॉर्मेशन आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, किसी बिजनेस वेबसाइट या पेपर क्लिक एड्स के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन अपनी मेलिंग लिस्ट केयरफुली तैयार करें। यही से आपकी इनकम जनरेट होने वाली है। साथ ही मेलिंग लिस्ट को अपडेट रखें, ताकि आपके नए प्रोडक्ट्स और प्रोमोज के बारे में क्लाइंट्स को पता रहे।
आप चाहे तो क्लाइंट्स को थोड़ी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और यूजफुल टिप्स भी भेज सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने हर क्लाइंट के टच में रहे और उनकी क्वेरीज के आंसर दे। जितने ज़्यादा लोग आपकी लिस्ट में होंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। फाइनली, एक इफेक्टिव सेल्स लेटर कैसे लिखना है, ये सीखे। माना कि आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, लेकिन बिजनेस मेल ऑर्डर के लिए आज भी अच्छी कॉपीराइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये सीखना है कि कैसे एक बढ़िया सेल्स लेटर लिखा जाए जो आपका प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करे। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए एक प्रोफेशनल राइटर की ज़रूरत पड़े। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी एक बढ़िया सा सेल्स लेटर तैयार कर सकते हैं। यहाँ हम आपको ऐसे ही 2 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी बता रहे हैं। हेनरी फील्ड क्रॉप सीड्स बेचने के लिए अपने हॉर्स कार्ट में जाया करता था। वो साउथ वेस्टर्न आयोवा का रहने वाला था। उसका काम था छोटे छोटे विलेजेस में फार्म से फार्म तक क्रॉप सीड्स बेचना। वो अपने गार्डन में इन सीड्स को प्रिपेयर करता था। ये एक छोटा सा 1 मैन बिजनेस था। जहां तक वो जा सकता था, वहां वो अपने सीड्स बेच कर आ जाता। उस टाइम पर आयोवा के कई इलाकों में प्रॉपर रोड नहीं थी। कभी कभी उसे किसी फार्मर तक पहुंचने के लिए उसके फार्म से होकर जाना पड़ता था। मौसम चाहे कैसा भी हो, हेनरी रुकता नहीं था। वो मीलों मील धूल भरे रास्तों पर चलता रहता। फार्मर्स उससे सीड्स लेते थे, इसलिए उनसे हेनरी की फ्रेंडशिप थी। वो उन्हें फार्मिंग के टिप्स देता था और साथ ही ये भी बताता कि अच्छी क्रॉप्स और सीड्स कैसे यूज किए जाएं। इसलिए हेनरी को फार्मर्स बड़ा लाइक करते थे। वो उनसे मिलने आता तो वे लोग खुश हो जाते थे। फिर हेनरी के पास सीड्स की डिमांड बढ़ने लगी, तो उसने मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में सोचा। इतने सारे ऑर्डर्स मिलने की वजह से हर एक फार्मर के पास पर्सनली जाना उसके लिए मुश्किल होने लगा था। लेकिन मेल ऑर्डर्स से वो प्रोडक्शन और सीड्स डिलीवरी इजीली मेंटेन कर सकता था। हेनरी ने एक सेकंड हैंड प्रिंटिंग मशीन खरीदी और सेल्स लेटर लिखने स्टार्ट किए। कस्टमर्स की मेलिंग लिस्ट उसने पहले ही रेडी कर ली थी। और सबसे बढ़िया चीज ये थी कि वो अपने कस्टमर्स को पर्सनली जानता था और उन्हें अपील कर सकता था। वो फार्मर्स को ऐसे ढंग से लिखता था जैसे वो उनसे पर्सनली बात कर रहा हो, डे टू डे लैंग्वेज में। हेनरी ने लेटर्स की लैंग्वेज ब्रीफ और पॉइंट टू पॉइंट रखी। उसने लिखा, एक फ्रीजिंग डे में अगर आपको कोई फार्मर मिले जो अपनी कॉर्न क्रॉप को मार्केट में बेचने जा रहा हो, तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए कोल्ड में रोक नहीं सकते। आपको जो भी बताना है तुरंत बताना होगा, ताकि वो ऑर्डर देकर जल्दी से जा सके। तो इससे अच्छा है कि आप उसे लेटर या कैटलॉग सेंड करें, ताकि वो आराम से घर जाकर पढ़ सके। हालांकि हेनरी ने काफी ब्रीफ लेटर रेडी किए थे, लेकिन उनमें एक फ्रेंडशिप टोन थी। उसने कोई किताबी लैंग्वेज नहीं यूज की, जो लिखा एक फ्रेंड की तरह लिखा। फार्मर्स को उसका ये आइडिया काफी पसंद आया था। वे लोग उसके सेल्स लेटर का रिप्लाई देते थे और रेगुलर ऑर्डर करते थे। उसके ये बिजनेस आइडिया इतना चला कि उसके पास कैंसस, मिसौरी और नेब्रास्का में रहने वाले फार्मर्स से भी ऑर्डर आने लगे, जिनसे वो कभी मिला भी नहीं था। हर साल उसकी मेलिंग लिस्ट इंक्रीज होती गई। हालांकि वो अभी भी उसी फ्रेंडली और पर्सनल वे में लिखता था। उसकी सेल्स, जो पहले कुछ $100 थीं, अब एनुअली $3 मिलियन तक पहुंच गई थी। फिर वो दिन भी आया जब हेनरी फील्ड कंपनी ने जर्नल मर्चेंडाइज ऑफर करना स्टार्ट कर दिया था। हेनरी सीड्स के अलावा अब बाकी सामान भी बेचने लगा था, जैसे हैट्स, शूज, ओवरऑल्स एंड इवन टायर्स। बाद में उसने अपने मेल ऑर्डर्स बिजनेस को भी इंप्रूव किया। वो अब एप्पल्स, कॉर्न, ऑरेंजेस और पोटैटो बुशल्स के थ्रू बेचता है, क्योंकि फार्मर्स इसी तरीके से उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं। हेनरी ने 5, 10 और 25 पाउंड के कंटेनर्स में
कॉफ़ी भी बेचनी स्टार्ट कर दी थी, जो वो डजन के हिसाब से बेचता था। जिस हेनरी के पास कभी एक हॉर्स कार्ट और छोटा सा गार्डन हुआ करता था, आज उसके पास कई एकड़ फील्ड्स थे और खुद की एक कंपनी भी। और ये सब हुआ उसके इफेक्टिव सेल्स लैटर्स की वजह से। हेनरी की तरह आप ही अगर मेल ऑर्डर बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने कस्टमर्स को फ्रेंडली लैंग्वेज में लैटर लिखें, जैसे आप उनको सॉलो से जानते हो। उन्हें अच्छी स्टोरीज बताए और टिप्स दे जो उनके काम आ सके। उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो, लेकिन ऑर्डर लेना ना भूलो। सेल्स लैटर के लास्ट के कुछ पैराग्राफ में कस्टमर को जरूर बताए कि उन्हें क्या करना है। क्या उन्हें ऑर्डर फॉर्म साइन करना होगा? क्या उन्हें रिप्लाई कार्ड भेजना है? आप जब तक उन्हें नहीं बताएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। एक पर्पस और वैल्यू के साथ अपना सेल्स लैटर लिखें। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट आपका सेल्स लैटर पढ़ेंगे? अगर उन्होंने पढ़ा नहीं, तो आपके टारगेट क्लाइंट्स बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका लैटर सही लोग तक पहुंचा है, तो वे जरूर पढ़ेंगे और रिप्लाई के साथ ऑर्डर भी देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, JW रॉबर्ट्स एंड सन एक मेल ऑर्डर बिजनेस है जो फाइन हवाना सिगार ऑफर करते हैं। उन्हें 30 साल से ज्यादा हो गए ये बिजनेस चलाते हुए, और ये सब हुआ उसके इफेक्टिव सेल्स लैटर्स की वजह से। हेनरी की तरह आप भी अगर मेल ऑर्डर बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने कस्टमर्स को फ्रेंडली लैंग्वेज में लैटर लिखें, जैसे आप उनको सालों से जानते हो। उन्हें अच्छी स्टोरीज बताए और टिप्स दे जो उनके काम आ सके। उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो, लेकिन ऑर्डर लेना न भूलो। सेल्स लैटर के लास्ट के कुछ पैराग्राफ में कस्टमर को जरूर बताए कि उन्हें क्या करना है। क्या उन्हें ऑर्डर फॉर्म साइन करना होगा? क्या उन्हें रिप्लाई कार्ड भेजना है? आप जब तक उन्हें नहीं बताएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। एक पर्पस और वैल्यू के साथ अपना सेल्स लैटर लिखें। लेकिन आपको यह कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट आपका सेल्स लैटर पढ़ेंगे? अगर उन्होंने पढ़ा नहीं, तो आपके टारगेट क्लाइंट्स बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका लैटर सही लोग तक पहुंचा है, तो वे जरूर पढ़ेंगे और रिप्लाई के साथ ऑर्डर भी देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, JW रॉबर्ट्स एंड सन एक मेल ऑर्डर बिजनेस है जो फाइन हवाना सिगार ऑफर करते हैं। उन्हें 30 साल से ज्यादा हो गए ये बिजनेस चलाते हुए, और उनका सीक्रेट है कि वो हमेशा राइट क्लाइंट को ही टारगेट करते हैं। JW रॉबर्ट्स सिर्फ अपने अकाउंट में डिपॉजिट पेमेंट ही लेते हैं, नो कैश, नो COD। उनके कुछ क्लाइंट को 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सेलिंग योर सर्विस। अगर आप सर्विस बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो पहले खुद से एक सवाल पूछो। आप क्या कर सकते हैं जो लोगों को पसंद आए? क्या आपके पास कोई स्किल है या आपकी कोई स्पेशलिटी है? क्योंकि इस बिजनेस में स्पेशलिस्ट बनना बहुत जरूरी है। दूसरे वर्ड्स में बोले तो आपको अपना फील्ड नैरो करना होगा, अपने स्पेसिफिक स्किल को फाइंड आउट करना होगा, जिससे आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करके उसमें मास्टर बन सकें, जिससे आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। ये चीज सिर्फ सर्विस बिजनेस में ही नहीं, बल्कि हर करियर के लिए अप्लाई होती है। जैसे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज होना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो लोग नेचुरली आपके पास आएंगे। कस्टमर्स एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट को हाई प्राइस देना माइंड नहीं करते। अगर पूरे टाउन में सिर्फ आप ही एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो पहले अपना स्किल फिगर आउट करो और इम्प्रूव करो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अपने कस्टमर्स को हमेशा वैल्यू सर्विस दो। आपकी क्वालिटी सर्विस ही लोगों को आपके पास खींच ले आएगी। फिर आप प्रीमियम ऑफर्स के लिए हायर प्राइसेस भी मांगे तो लोग देंगे। ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज हैं जिनसे आप
कुछ सीख सकते हैं। क्या आपने कभी रग वॉशिंग सर्विस के बारे में सुना है? एडवर्ड एंडरसन ने अपनी लाइफ के फर्स्ट $10 लोगों के कारपेट और रग्स धोकर कमाए थे। एडवर्ड एक डिपार्टमेंट स्टोर में मैनेजर था। जब उसकी जॉब छूटी तो एक दिन उसे कारपेट वॉशिंग बिजनेस का आइडिया आया। जिस डिपार्टमेंट स्टोर में वो जॉब करता था, वहां एक कारपेट वॉशिंग मशीन थी। एडवर्ड ने इजी इंस्टॉलमेंट प्लान से मैन्युफैक्चरर से एक वॉशिंग मशीन खरीदी। कारपेट वॉश की सर्विस लेकर पहले वो अपने पड़ोसियों के पास गया। उसने उन्हें $1.50 पर रग का ऑफर दिया। एक दिन सुबह एडवर्ड ने 7 रग्स धोए। उसने उन्हें लिविंग रूम से हटाए बिना तुरंत ही वॉश करके दे दिया था। अपने फर्स्ट ऑर्डर में ही वो खुद को लकी समझ रहा था। लेकिन जिस लेडी से उसने बात की थी, दोपहर में उसने एडवर्ड को मना कर दिया। एडवर्ड अपने घर गया और शहर में जितने भी होटल्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस से थे, उन सब के नंबर्स की लिस्ट बनाई। एडवर्ड ने सबको कॉल किया। उसे $30 वर्थ की सर्विसेज मिली। लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि मशीन के लोन की ड्यू डेट नजदीक थी। एडवर्ड ने सोचा, अगर मैनेजर्स उस दिन अपने रग्स नहीं धुलवा रहे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक सही। उसने दोबारा अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन किया और इस बार उसे कई ऑर्डर्स मिल भी गए। उसे एक होटल से $93 का ऑर्डर मिला और एक ऑफिस बिल्डिंग से $107 का। फिर जब उसे ऐसे और ऑर्डर्स मिले तो एडवर्ड ने मशीन का सारा लोन चुका दिया और प्रॉफिट कमाने लगा। शिकागो में एक ड्रेस मेकर था जिसने एक बार एक फेट लेडी को शॉपकीपर से कंप्लेंट करते हुए सुना कि उसे अपने साइज की ड्रेस नहीं मिल रही। ड्रेस मेकर उस लेडी के पास गया और अपना इंट्रो दिया। बाद में वो फेट लेडी ड्रेस मेकर की शॉप में आई। उसकी एक सिस्टर और कई सारी फ्रेंड्स की भी सेम प्रॉब्लम थी कि उन्हें अपने साइज के कपड़े नहीं मिलते थे। यही लोग ड्रेस मेकर के कस्टमर्स बने। उसने अपने फर्स्ट कस्टमर्स का साइज लिया। ड्रेस के अलावा वो उनके लिए लॉन्ड्री भी बनाती थी। ड्रेस मेकर ने उन लेडीज को सजेस्ट किया कि उन्हें सीजन के हिसाब से अपने लिए ड्रेस प्लान करनी चाहिए। वो ड्रेस मेकर डिपार्टमेंट स्टोर्स और मैगजीन से नए नए डिजाइन्स की इंस्पिरेशन लेती थी। वो अपने कस्टमर्स के लिए फैब्रिक के सैंपल्स रखती थी और उसके पास लेटेस्ट स्टाइल और ट्रेंड्स का एक ब्रोशर भी था। कस्टमर्स को उसका गुड टेस्ट पसंद था, इसलिए वो उससे अपने लिए ड्रेस ऑर्डर करते थे और अपने जैसे और लोगों को भी रेकमेंड करते थे कि वो ड्रेस मेकर से कपड़े सिलवाए। बाद में ड्रेस मेकर ने अपने लिए एक और मार्केट ढूंढ ली और वो थी लंबी लेडीज के लिए ड्रेस तैयार करना, क्योंकि उन्हें भी अपने साइज के कपड़े नहीं मिलते थे। ड्रेस मेकर के पास इसका सॉल्यूशन था। वो उन्हें लॉन्ग स्कर्ट्स और लॉन्ग स्लीव वाली ड्रेस ऑफर करती थी। क्योंकि ज्यादातर स्टोर्स नॉर्मल बॉडी टाइप के साइज में कपड़े रखते थे, इससे उस ड्रेस मेकर को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो इस काम में स्पेशलिस्ट बन जाएं। फ्लोरिडा में भी एक ऐसी ही लेडी थी जिसके पास एक यूनिक स्पेशलिटी थी और उसका नाम था सेडी मिलर। रियल स्टेट बबल बर्स्ट हुआ तो सेडी भी बाकियों की तरह सड़क पे आ गई थी। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर बनाने के लिए वो कोई काम ढूंढ रही थी कि तभी उसे श्रिम्पिंग का आइडिया आया। पहले तो सेडी ने श्रिम्प डॉक चलाने के लिए एक आदमी हायर किया, लेकिन वो छुट्टी पे चला गया था और फिर वापस नहीं आया। अब सेडी ने खुद ही ये चैलेंजिंग टास्क करने का फैसला लिया। सेडी रबर बूट्स पहन के अपने हेल्पर्स के साथ एलूसिव श्रिम्प्स पकड़ने जाती थी। ये छोटे क्रीचर्स रोज अपनी जगह बदलते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना इजी नहीं होता। श्रिम्प्स चाहे छोटे हों या बड़े, उन्हें जिंदा पकड़ना होता है। सेडी विंटर्स में ज्यादा पैसा कमाती है क्योंकि इस सीजन में श्रिम्प्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं
वो उन्हें $1 पर 100 पीस के हिसाब से बेचती है, और जब काम ज्यादा होता है तो उसे ज्यादा हेल्पर्स रखने पड़ते हैं। इस तरह उसका श्रिम्प बिजनेस उसकी इनकम का अच्छा सोर्स है। सेडी की तरह जेम्स ब्रॉडले को भी फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम थी। वो विस्कॉन्सिन में एक छोटे से टाउन का रहने वाला था। जिस कंपनी में वो जॉब करता था वो बैंकरप्ट हो गई थी, जिसके चलते जेम्स की जॉब छूट गई थी। उसके बाद जेम्स में इधर उधर छोटा मोटा काम किया, लेकिन कोई भी जॉब परमानेंट नहीं थी। एक दिन जेम्स घर के पास टहल रहा था, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या करे, कि तभी उसकी नज़र अपने गराज में खड़े ओल्ड ट्रक में पड़ी। अगर वो इंजन ठीक कर सके तो शायद उसे ट्रकिंग जॉब्स मिल जाए। जेम्स जंक यार्ड से ट्रक की बॉडी लेकर आया। उसने पहले अपना ट्रक ठीक किया, उसे अच्छे से पेंट किया। फिर वो और उसकी वाइफ किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करने लगे। जेम्स को पहला काम अपने पड़ोसियों से मिला, जो मिलवॉकी मूव कर रहे थे। बड़ी ट्रकिंग कंपनीज अक्सर ऐसे छोटे ऑर्डर्स नहीं लेती थीं, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स शिफ्ट करना वगैरह। लेकिन जेम्स ब्रेडले खुशी खुशी ये काम करने को तैयार था। उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया था। कुछ ही टाइम में उसने एक और ट्रक भी ले लिया था। अब वो पूरे मिलवॉकी के ट्रक जॉब्स लेता था, और कई सारी कंपनीज भी उसे कॉन्ट्रैक्ट देने लगी थीं। जेम्स ब्रेडले के जैसा एक और एग्जाम्पल है जॉन बैंक्रॉफ्ट का। वो भी एक बेरोजगार था। वैसे वो एक कॉलेज एथलीट था, लेकिन उसे अपनी पसंद का काम नहीं मिल रहा था। फिर उसने स्प्रिंगफील्ड बॉयज क्लब खोला। स्प्रिंगफील्ड बॉयज क्लब। यहाँ पर जॉन बॉयज को टीचिंग और कोचिंग की सर्विस देता था। उसने क्लब के 2 पार्ट किए, एक 8 साल और छोटे बॉयज के लिए, और एक 9 से 14 तक के बॉयज के लिए। जॉन स्कूल के बाद उनसे मिलता था। हर बॉय से वो मंथली $5 चार्ज लेता था। हर ग्रुप में 25 बॉयज थे, जिससे जॉन की $1000 सालाना कमाई होने लगी। अब उसने एक असिस्टेंट भी रख लिया था, जिसकी सैलरी और होटल के स्विमिंग पूल का रेंट सब आराम से निकल रहा था। जॉन उन बॉयज को पूरे साल की एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर करवाता था। बॉयज उसके अंडर में बेसबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, हाइकिंग वगैरह की ट्रेनिंग लेते थे। और बारिश के दिनों में वो उन्हें काइट मेकिंग, वेगॉन और टॉय एरोप्लेन बनाना सिखाता था। वो अपने ट्रेनीज के लिए स्विमिंग इवेंट्स या बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट भी रखता, जो पेरेंट्स भी अटेंड करते थे। वैसे जॉब्स की बात निकली है तो किसी सिमेट्री में जॉब करना शायद सबसे अजीब काम होगा। एक दिन आर्थर रगलस कॉन्सस से किसी पास के टाउन में जा रहे थे। रास्ते में एक टूटी फूटी सिमेट्री पड़ती थी। आर्थर ने यहीं पर अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। आर्थर ने वहां के ओनर से बात की तो पता चला कि कई सालों से ये सिमेट्री इसी हालत में थी। उसे कोई बंदा चाहिए थे जो रास्ते की घास वगैरह हटाकर वहां थोड़ी साफ सफाई रख सके। सिमेट्री अटेंडेंट अकेले सारा काम नहीं संभाल सकता था, लेकिन ओनर ने आर्थर को सीधा बोल दिया कि वो उसे काम के पैसे नहीं दे पाएगा। आर्थर बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हुआ। उसने बोला कि वो सिमेट्री लॉट को ही पेमेंट समझकर रख लेगा। ओनर को उसकी बात जच गई और उनके बीच डील पक्की हो गई। आर्थर को अपनी सर्विसेज के एक्सचेंज में $2000 वर्थ का सिमेट्री लॉट मिलने वाला था। फिर क्या था, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया और अपनी हेल्प के लिए 2 गार्डनर भी रख लिए। उसका एक और स्मार्ट मूव था, सिमेट्री लॉट की मार्केटिंग के लिए एक सेल्समैन हायर करना। काम फिनिश होने से पहले ही सेल्समैन ने सारा लॉट बेच दिया था। आर्थर ने उसे $500 कमीशन दिया। उसने गार्डनर्स की पेमेंट और बाकी खर्चे भी निपटा दिए थे। कुल मिलाकर आर्थर ने इस डील से $1000 का प्रॉफिट कमाया था।
और अमेजिंग बात ये थी कि उस टाउन के बाहर कई और सिमेट्रीज से भी ऐसे ऑर्डर मिल रहे थे। आर्थर रगलेस अब सिमेट्री बिजनेस से साल के कई हजार डॉलर्स कमा रहा है। पेइंग फॉर अ कॉलेज एजुकेशन बहुत से फेमस लोगों की सक्सेस का एक रीजन उनका अर्ली वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने से आप पैसे की वैल्यू समझने लगते हैं और साथ ही डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने का चांस भी मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस टाइप की जॉब्स आपकी पर्सनालिटी शेप करने में हेल्प करती है। जहां एवरेज फैमिली के बच्चे इन जॉब्स से काफ़ी कुछ सीखते हैं, वहीं अमीर घरों के बच्चों को ये एडवांटेज नहीं मिल पाती। आप चाहे तो किसी स्टोर में क्लर्क की जॉब कर सकते हैं, या लाइब्रेरी असिस्टेंट, ट्यूटर, वेटर, या फिर फास्ट फूड क्रू। कुछ और टाइप की डिफरेंट जॉब्स भी होती हैं जो आपको बेटर रिवॉर्ड्स के साथ एक बेटर एक्सपीरियंस भी देती हैं। मिस्टर हंटले एक दिन संडे को अपनी कार वॉश कर रहे थे। तभी एक यंग बॉय उनके पास आकर बोला, अगर आप अपनी गाड़ी को सिमोनाइज्ड करवाएंगे तो ये ज्यादा बेटर लगेगी। अब उसके रेगुलर कस्टमर्स भी बन गए थे। यही नहीं, उसके कस्टमर्स उसे रेकमेंड भी करते थे। हाँ, क्योंकि मेरा काम हमेशा बढ़िया होता है, लड़का प्राउडली बोला। उसने लोगों के पास खुद जाकर अप्रोच किया और अपनी क्लाइंट लिस्ट बनाई। उसने अपने कार्ड्स प्रिंट करवाए और जो कोई भी उसे कार वॉश करता दिखता, उसे वो अपना कार्ड दे देता था। उसने बताया कि वो ऑफिस और फैक्ट्रीज में भी विजिट करता था और जब भी वो देखता कि कोई अपनी कार में जाकर बैठ रहा है जिसे पॉलिशिंग की सख्त जरूरत है, तो वो जाकर उसे कार पॉलिशिंग ऑफर कर देता था। मुझे अभी अपने काम पे जाना है, मैं कुछ कार्ड्स आपको देता हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को दे देना जिन्हें कार वॉश और पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट हो, और मैं सैटरडे मॉर्निंग आपकी कार वॉश करने आ जाऊंगा। मुझे काम देने के लिए आपका शुक्रिया सर। मिस्टर हंटले ने शाम को अपनी वाइफ से उस स्टूडेंट का जिक्र किया तो वो बोली, तुमने इतने पोलाइट और एम्बिशियस लड़के को पहले कैसे ना बोल दिया, और वो भी जो इतना इनिशिएटिव ले रहा हो। ऐसे ही मिशोरी की एक टैलेंटेड लड़की की स्टोरी है। वो वुड कार्विंग में माहिर थी। वो घंटों अपने पापा के वर्क बेंच पे वुड कार्विंग की प्रैक्टिस करती रहती थी। एक दिन उसने वुड के छोटे छोटे पीसेस के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने उन छोटे छोटे टुकड़ों से एक बड़ा सुंदर सा पपी बनाया और पिन के साथ अटैच कर दिया। नेक्स्ट डे वो उस ब्रोच को स्कूल में पहन कर गई। उसके फ्रेंड्स ने देखा तो उन्होंने ऐसे ही ब्रोच अपने लिए भी बनाने को बोला, और फिर क्या था, अगले दिन उसके सारे फ्रेंड्स अपने हैट्स और स्कार्फ्स में ऐसे ही क्यूट ब्रोच पहन के घूम रहे थे। लड़की ने ऐसे और भी ब्रोच बनाए और पिन के साथ जोड़कर उन्हें बेचने लगी। उसका पपी पिन स्कूल में हिट हो गया था। सबको ये पपी पिन चाहिए थे, इसलिए उस लड़की के पास अब शॉप स्टोर के ऑर्डर्स आने लगे। ऑर्डर्स इतने ज्यादा थे कि उसे अपने डैड, ब्रदर और सिस्टर की हेल्प लेनी पड़ी। पहले उसके पास अपनी ट्यूशन फी के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब उसे इतने ऑर्डर्स मिलते थे कि पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गई थी। कंक्लूजन: अगर आपको भी फर्स्ट टाइम अपने $1000 कमाने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे? जो भी पैसा कमाओ उसे सोच समझ कर खर्च करो, लेकिन जैसा कि कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जब ज्यादातर लोग खरीद रहे हों उसी टाइम आप अपने स्टॉक्स बेच दो, और जब ज्यादा लोग बेच रहे हों तो आप उस टाइम अपने स्टॉक खरीदो। आपने इस बुक से कई सारे बिजनेस आइडियाज सीखे, तो अगर आप भी इन आइडियाज से इंस्पायर हैं तो आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट करो। जैसा आपने हर स्टोरी में पढ़ा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसमें गट्स होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, कोई स्टूडेंट है, विडो है, यंग है या बेरोजगार है। आप जो कोई भी है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हैं।
आपने यहाँ ये भी सीखा कि बिजनेस में सेलिंग कैसे की जाए। एक सेल्समैन की कॉमन इमेज है एक बातूनी इंसान की, जो पार्टी में भी चला जाए तो सेल्स के बारे में बात करना नहीं भूलता। लेकिन अगर आप इस टाइप के नहीं भी हैं, तो टेंशन मत लो, आप फिर भी सेल कर सकते हो। बस थोड़ा सा पैशन चाहिए और एक पर्पस होना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि चीजें बनाकर कैसे बेची जाए। प्रैक्टिस से ही कोई इंसान परफेक्ट बनता है। स्किल कोई भी हो, सीखी जा सकती है। जब आप किसी स्किल को सीखने में खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। याद रखो कि हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर था। आपको हमने ये भी बताया कि ग्रो करके और ब्रीडिंग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। फार्मिंग, फिश और हनी बी ब्रीडिंग या प्लांटिंग, ये सब सुनने में थोड़ा मेहनत का काम लगता है, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो इसके डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चीज़ों को अपने सामने ग्रो करते हुए देखना काफ़ी सैटिस्फाइंग होता है, जैसे चिकन या फिश ब्रीडिंग वगैरह। हमने आपको रोड साइड बिजनेस के बारे में भी बताया, जिसमें बस यही सीक्रेट है कि आपको ट्रैवलर्स की ज़रूरतों का ध्यान रखना है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस उन तक पहुंचे, इसके लिए रोड की साइड्स में विजिबल साइन बोर्ड लगाना ना भूलें। सक्सेस पाने के रास्ते में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता। जो लोग आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और गिव अप नहीं किया। जैसा कि एक ओल्ड कहावत है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन।